स्टार्ट। ओके फाइन। सो आज का जो हमारा प्लांट है अदोटोडा वासिका, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। बेसिकली वैसे तो मल्टीपल डिसीजेस में यूज होता है, लेकिन आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो सिर्फ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में लिया है। मैं चाहता था कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका वासाका का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ही होता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक स्पेशल स्पेशल पार्ट लिया है जिससे आपको थोड़ा और डिटेल में मैं बता सकूं कि वासाका का क्या रोल हो सकता है रेस्पिरेटरी डिसीजेस की ट्रीटमेंट में। फाइन। सो एक एक रिसेप्टर की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे वासाका का एक्शन। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसेप्टर आता है वो है बीटा टू रिसेप्टर्स। जैसे आप इस चार्ट में आप देख रहे हो, बेसिकली थ्री टाइप के आपके बीटा रिसेप्टर्स होते हैं: बीटा वन, बीटा टू और बीटा थ्री। जो बीटा वन है वो आपके हार्ट और किडनी में स्पेशली होता है, लेकिन जो बीटा टू है वो आपके लंग्स में, आपके ब्लड वेसल्स में, आपके जीआई ट्रैक में, ब्लैडर में, यूट्रस में, लीवर में, काफी जगह आपको बीटा टू मिलता है। फाइन। सो बीटा टू रिसेप्टर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अवर लंग्स। और लोकेशन क्या होती है इनके लंग्स में? स्मूथ मसल सेल्स ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स। लंग्स में ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में होता है ये। और इसका क्या काम होता है बीटा बीटा रिसेप्टर्स का? व्हेन एक्टिवेटेड, these receptors are responsible for bronchodilation and leading to a easier airflow into lungs. They help in the releasing the smooth muscles of the airway. Means बीटा टू रिसेप्टर्स आपके एक्टिवेट कैसे होते हैं? बीटा टू रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन एड्रेलिन। बस एक मिनट दो जरा। हेलो। हम्म। सो हम क्या देख रहे, एक मिनट यार, पेशेंट का एक्चुअली फोन आ गया था। ठीक है। हम क्या देख रहे थे कि एड्रेलिन हार्मोन बीटा टू रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। तो जैसे ही हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स से एड्रेलिन आकर बीटा टू रिसेप्टर में बाइंड होता है, हमारे लंग्स डायलेट हो जाते हैं। मतलब हमारे जो लंग्स नहीं, सॉरी, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाते हैं। वो अब अच्छे वे में, अच्छे अच्छे प्रॉपर वे में एयर हमारे लंग्स में पहुंचती है। तो यहाँ पर जो वासाका है, वासाका क्या करता है? वासाका also activate the beta 2 receptors like adrenaline. Fine. And it increase the CNP level, activate the PKA enzyme that ultimately responsible for the reduce interaction of एक्टिन एंड मायोसिन। आपने वो स्लाइडिंग ब्रिज थ्योरी, आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन की पढ़ी होगी। स्लाइडिंग ब्रिज में क्या होता था? एक्टिन और मायोसिन नाम के दो फिलामेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं। तो इनकी स्लाइडिंग को रोकता है अल्टीमेटली वासा का। एक्टिन और मायोसिन की स्लाइडिंग को रोक देता है अल्टीमेटली। वहां पर स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन हो जाता है, क्योंकि जब एक्टिन मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। लेकिन वासा का क्या करता है? वासा का इन्हीं एक्टिन मायोसिन की फिलामेंट को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं होने देता। अल्टीमेटली आपके लंग्स रिलैक्स रहते हैं। रिलैक्स की वजह से ब्रोंको डायलेट हो जाता है एंड इंक्रीज्ड एयर फ्लो। अब एयर फ्लो भी एनहांस हो जाता है। तो समझ आया मैकेनिज्म? आगे समझ। ये मैंने ना थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश की। आपको आया समझ? अविनाश, अविनाश है क्या? अविनाश, जयमित, अंकुर, दीप, डॉक्टर रवि, सखी, यस सखी सॉरी, शशि, मानसी, समझ है? फाइन। यस। अब आगे बढ़ते हैं। आपको एक रिसेप्टर याद रखना है, बीटा टू रिसेप्टर। अब सेकंड रिसेप्टर आता है आपका एम थ्री रिसेप्टर। एम थ्री रिसेप्टर का फंक्शन जस्ट अपोजिट है। ये भी आपका स्मूथ मसल्स में लोकेटेड होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारे ब्रोंक्यूल्स को नैरो करना। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। और यहां पर कौन सा हार्मोन बाइंड होता है? एसिटाइलकोलिन। ऊपर वाले में कौन सा हो रहा था? एड्रेलिन। यहां पर कौन सा होता है? एसिटाइलकोलिन। अब आपको शायद ये बता दूं कि एड्रेलिन
और एसिटाइल कोलिन, ये दोनों के दोनों हार्मोन है जो हमारी बॉडी ही बनाती है, ये बाहर से नहीं आते, हमारी बॉडी ही बनाती है। जब एड्रेनलिन आकर बीटा 2 रिसेप्टर में बाइंड होता है तो हमारे लंग्स डायलेट होते हैं। जब एसिटाइल कोलिन आकर M3 में बाइंड होता है तो वहां पर क्या होता है, नैरो हो जाते हैं हमारे एयरवेज। तो वासा क्या क्या करता है, वासा का इनहिबिट द और ब्लॉक M3 रिसेप्टर्स एंड prevents एस्टाइल बाइंडिंग टू द M3 रिसेप्टर। ये फिर एस्टाइल कोलिन को M3 रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं होने देता। इसकी वजह से आपके जो लंग्स हैं वो रिलैक्स स्टेज में रहते हैं, अल्टीमेटली ब्रोंकोडायलेशन और रिड्यूस एयरवे रेजिस्टेंस यहाँ पे अचीव होता है। फाइन, आप यहाँ पर ये वाला चार्ट देख सकते हो। इसमें क्या हो रहा है कि आपका एस्टाइल कोलिन आकर स्मूथ मसल्स में M3 रिसेप्टर में जाकर बाइंड होता है, लेकिन आपका वासा का क्या करता है, इस M3 रिसेप्टर्स को, ये जो दो पार्ट से नजर आ रहे हैं, ये रिसेप्टर हैं जो कि आपके स्मूथ मसल्स में होते हैं। तो M3 रिसेप्टर्स को इन दोनों M3 सॉरी एस्टाइल कोलिन को M3 रिसेप्टर में बाइंड नहीं होने देता ये, ठीक है। तो जब ये बाइंड नहीं होगा तो आपके लंग्स नैरो नहीं होंगे और अल्टीमेटली हमारे पेशेंट को सांस लेने में आसानी होगी। यूजली जो भी रेस्पिरेटरी पेशेंट आपके पास आते हैं, एक कंप्लेंट उनकी बेसिकली मिलेगी आपको, खांसी है ना, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, विजिंग साउंड आ रही है। तो ये सब कुछ क्यों होता है, जब हमारे ब्रोंकियोल्स नैरो होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, इसी वजह से। तो ये आप देख सकते हो जो वासा का है, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। फाइन, समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? यस सर। फाइन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ये दीप आप इसमें मत लिखो यार, वो लिखोगे तो मुझे फिर मुझे दिखेगा ही नहीं, ठीक है। अब थर्ड आपके रिसेप्टर आते हैं हिस्टामाइन रिसेप्टर। आपने देखा होगा, आपको जब भी खांसी जुकाम होता है आप क्या करते हो, लीवोसिट्रिजिन ले लेते हो, या सिट्रिजिन ले लेते हो। क्या करते हैं H1 रिसेप्टर्स अगेन आपके एयरवे और स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आपका जो हार्मोन या सब्सटेंस बाइंड होता है वो हिस्टामाइन है। हिस्टामाइन बाइंड होता है आपके H1 रिसेप्टर्स के साथ, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एयरवे नैरोइंग एंड इन्फ्लामेशन। ये हमारे ब्रोंक्यूल्स को नैरो कर देता है। फाइन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि H1 रिसेप्टर्स में जब आके हिस्टामाइन बाइंड होता है तो हमारे लंग्स सिकुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, वहां पर नैरोइंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो वासा क्या क्या करता है, वासा का इनहिबिट द हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर्स अगेन, ये हिस्टामाइन को H1 रिसेप्टर्स में आके बाइंड नहीं होने देता। अल्टीमेटली वहां पर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस नहीं होता, प्लस म्यूकस का सिक्रीशन भी कम हो जाता है। म्यूकस के सिक्रीशंस को भी आपका H1 रिसेप्टर ही बढ़ाता है। यदि आप समहाउ H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दो तो म्यूकस का सिक्रीशन भी कम हो जाएगा और आपके जो लंग्स हैं वो भी ओपन हो जाएंगे। अल्टीमेटली पेशेंट को एलर्जिक सिम्टम से आराम मिलता है, लाइक जैसे विजिंग, स्नीजिंग या नेजल कंजेशन। जैसे आप देख पा रहे हो, 4 टाइप के आपके हिस्टामाइन होते हैं, H1 H2 H3 H4, सॉरी 4 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं आपके H1 H2 H3 H4। हिस्टामाइन आकर यहाँ पे बाइंड होता है, जब वो H1 के साथ बाइंड होगा तो आपको एलर्जिक इन्फ्लेमेशन होगा। जब वो H2 के साथ बाइंड होगा तो स्टमक के एसिड को रेगुलेट करेगा। जब H3 के साथ बाइंड होगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। जब H4 से रिलेटेड होगा तो आपके जो इम्यूनिटी है वो उसको अफेक्ट करेगा। तो हिस्टामाइन हर जगह बाइंड होता है, लेकिन जब वो H1 के साथ बाइंड होता है तो आपके ब्रोंक्यूल्स को नैरो करता है। फाइन, अब आता है आपका फोर्थ। आपने कभी मोन्टेल्यूकास्ट का नाम जरूर सुना होगा और आपने खाई भी होगी मोन्टेल्यूकास्ट। मोन्टेल्यूकास्ट क्या करती है बेसिकली, वही हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर्स, ऑल्सो नोन एज सिस LT1। कहां प्रेजेंट होते हैं आपके रिसेप्टर्स, स्मूथ मसल सेल्स ऑफ द लंग्स, ठीक है। क्या करते हैं ल्यूकोट्रिन्स, ल्यूकोट्रिन्स आर द मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन एंड अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर्स जो कि आपके लंग्स में प्रेजेंट हैं, वहां पर ल्यूकोट्रिन नाम का एजेंट आकर बाइंड होता है और हमारे लंग्स को क्या करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। बाय ब्लॉकिंग दिस रिसेप्टर्स कैन हेल्प रिड्यूस इन्फ्लामेशन। यदि हम समहाउ इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें तो हमारे एयरवे ओपन हो जाएंगे। तो सेम जब आप मोन्टेल्यूकास्ट मेडिसिन खाते हो तो मोन्टेल्यूकास्ट भी आपकी ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट है। तो वासा का भी क्या है,
वासाका भी बिल्कुल आपकी मोन्टेल्यूकास, सॉरी, ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट ड्रग है। तो दोनों का सिमिलर एक्शन होता है। तो वासाका क्या करता है, वासाका ब्लॉक द ल्यूकोट्रिन सिस एल्टी 1 रिसेप्टर्स। अल्टीमेटली ल्यूकोट्रिन नाम का सब्सटेंस आपका इन रिसेप्टर में बाइंड नहीं हो पाता, और अल्टीमेटली आपके लंग्स रिलैक्स हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाता है, म्यूकस प्रोडक्शन कम हो जाता है, और अल्टीमेटली जो एस्थमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं जिनको वीजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वगैरह आती है, उसमें भी पेशेंट को आराम मिलता है। अब आप बोलोगे कि ल्यूकोट्रिन्स कहाँ से बनते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी बॉडी में, लाखों, ट्रिलियंस, शायद मुझे इतनी गिनती भी नहीं आती, मेरी मैथ वीक है, ट्रिलियन से भी बहुत ट्रिलियंस मान लो, उतनी हमारे बॉडी में सेल्स हैं। और उन सेल्स की अपनी मेम्ब्रेन होती है, और उन मेम्ब्रेन में आर्किडोनिक एसिड होता है। आर्किडोनिक एसिड जब 5 लिपोऑक्सीजनेस नाम के एंजाइम के साथ कांटेक्ट में आता है, तो बनता है आपका ल्यूकोट्रिन A2, है ना, सॉरी, ल्यूकोट्रिन आपका बनता है। अल्टीमेटली यही ल्यूकोट्रिन आपका मल्टीपल रोल प्ले करता है। आप देख सकते हो ये वाला रोल देखो, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, इडीमा, रिक्रूटमेंट ऑफ इसिनोफिलिया। आपने देखा होगा जो अस्थमा का पेशेंट होता है उसके जो जो इसिनोफिल काउंट्स बड़े हुए आते हैं, तो इसी वजह से वो बड़े हुए आते हैं, क्योंकि सिस LT1 में जाकर ल्यूकोट्रिन आपके इसिनोफिल्स की संख्या को लंग्स की तरफ खींच लेता है, और वहां पर आप देखोगे वहां पर उसकी वजह से उसको इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसके ब्लड में आप देखोगे इसिनोफिल जो काउंट्स हैं वो बढ़े हुए उसको मिलते हैं। आप चेक करना, कभी अस्थमा का पेशेंट आएगा तो इसिनोफिल काउंट्स उसके बढ़े हुए मिलेंगे। फाइन। अब हम बात करते हैं लास्ट, डेट इज साइक्लोऑक्सीजनेस एंड लाइपोक्स एंजाइम। ठीक है, ये दो एक ऐसे एंजाइम्स हैं जो हमारी बॉडी में पेन और इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो वासाका है, वासाका ऑफ कोर्स कोक्स और लोक्स एंजाइम्स को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उनका सिक्रीशन नहीं हो पाता, और उसकी वजह से ल्यूकोट्रिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, और अल्टीमेटली वहां पर इन्फ्लामेशन रिड्यूस हो जाता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता, अल्टीमेटली पेशेंट को अस्थमा और एलर्जी के सिम्टम से आराम मिलता है। तो 5 रिसेप्टर्स आपके टिप में होने चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि जो वासाका है वो इन सारी जगह में वर्क करता है। यहाँ पे मैंने कुछ मॉडर्न मेडिसिन लिखी हुई है, जिसमें आपको थोड़ा सा याद रहे कि बीटा 2 एगोनिस्ट मॉडर्न मेडिसिन कौन सी है। सल्ब्यूटामोल देते हैं हम, स्टेरॉइड्स हम देते हैं, प्रेडनिसोलोन, ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट आपने सुना होगा, मोन्टेलिकास्ट। एंटीहिस्टामाइन की बात करें तो डाइफेनहाइड्रामिन या सिट्रिजिन, यह मेडिसिन हम देते हैं। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स की बात करें तो क्रोमोलिन। जैंथिन डेरिवेटिव की बात करें तो थायोफाइलिन, है ना। ये मैं ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, चाहे तुम्हें नहीं पढ़ा होगा तो बाकी पढ़ा दूंगा मैं जब मॉडर्न फॉर्म में पढ़ाऊंगा। थायोफाइलिन और अमाइनोफाइलिन आपके जैंथिन डेरिवेटिव्स हैं। फाइन। ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आयुर्वेदा क्या है। आयुर्वेदा साक्षात है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, हर किसी पेशेंट को आप धड़ल्ले से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा नहीं है, इसके भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। वैसे तो काफी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 कॉन्ट्राडिक्शन सेलेक्ट किए हैं, जिसमें हार्ट का सबसे बड़ा इशू इसमें आ सकता है, क्योंकि वासा कंटेन द बायोएक्टिव कंपाउंड दैट स्टिमुलेट द बीटा 2 रिसेप्टर्स। और बीटा 2 रिसेप्टर्स आपके स्मूथ मसल्स ऑफ लंग्स में तो होते होते हैं, उसके साथ साथ जो ब्लड वेसल्स हैं वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं, और इसकी वजह से आपका ब्रोंकोडायलेशन हो सकता है और वैसोडायलेशन भी हो सकता है। प्लस साथ साथ में बीटा 2 रिसेप्टर्स हमारे हार्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब ये ज्यादा ही एक्टिवेट हो जाए तो हमारे हार्ट की रेट एनहांस हो जाती है, अल्टीमेटली फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हाई हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको टैकिकार्डिया रहता है, मतलब जिनके हार्ट में आप बोलोगे कि उनको कोई हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है, तो वहां पर वासा का नहीं देना चाहिए। अदरवाइज उसको हार्ट की जो ऑलरेडी दिक्कत होगी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, हार्ट के पेशेंट्स को वासा का नहीं देना चाहिए, स्पेशली मतलब जिनको टैकिकार्डिया हो या अरिदमिया हो या हार्ट फेलियर वगैरह की प्रॉब्लम हो, तो वहां पर यदि आप ऐसी मेडिसिन देते रहोगे तो पेशेंट चल बसेगा। और टैकिकार्डिया केसेस में जैसे किसी का हार्ट रेट 100 के प्लस रहता हो, तो उसको भी आपको वासा का नहीं देना है अल्टीमेटली, अदरवाइज उसकी बॉडी में, सॉरी, उसकी हार्ट रेट और एनहांस हो सकती है। फाइन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल की बात करें तो जैसे आपको मैंने बताया कि ब्लोक द इट ब्लोक द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन M3 रिसेप्टर।
लेकिन जो आपके जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स हैं वो आपके स्टमक में भी होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में भी होते हैं। और एसिटाइल कोलिन क्या करता है, एसिटाइल कोलिन हमारी बॉडी में सिक्रीशंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यदि वहां पर आपने M3 ब्लॉक कर दिया तो आपकी पेट की जो मोटालिटी है वो रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन एनहांस द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटाइलिटी। तो वहां पर पेशेंट को लंबे समय तक यदि आप पेशेंट को दोगे तो पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर, एसिड रिफ्लेक्स जैसी दिक्कत भी आ सकती है ना। बिकॉज मतलब ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपके स्टमक की जो मोटाइलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो उसकी वजह से पेशेंट को दिक्कत आ सकती है। तो जब भी आप पेशेंट को दें तो उसके साथ साथ कोई आप पेंटाप्रोजोल नाम की मेडिसिन भी ऐड कर सकते हो, जो आपकी इच्छा लगे आप वो दे सकते हो। फिर आता है आपका हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें तो हाइपरथायरॉयडिज्म में बीटा 2 एगोनिस्ट एक्टिविटी में इंक्रीज दी हार्ट रेट, हार्ट रेट बढ़ा देगी, और उसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म के जो सिम्टम होते हैं वो और ज्यादा एग्रीवेट हो सकते हैं। पेशेंट को ट्रीमर्स, पेशेंट को पाल्पिटेशन या बेचैनी जैसी समस्या भी वासाका से हो सकती है, और वासाका से होती भी है। मैंने खुद देखा है कि जिस पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है, या पेशेंट को या ऐसे पेशेंट जिनको टैकीकार्डिया है, तो अल्टीमेटली पेशेंट को ट्रीमर्स या बेचैनी वगैरह भी होती है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, हार्ट के पेशेंट में वासा का अवॉइड करनी है। फाइन, समझ आए? डॉक्टर जयमीत, अंकुर, अविनाश, दीप, डॉक्टर रवि, श्री काजोल, शशि शेखर, याद है? सॉरी, सबको समझ है? यस सर। फाइन, कोई डाउट? ये जो आपको मैंने ये बताए हैं ना मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म आपके मॉडर्न के भी सेम है। जैसे मान के चलो लिकोट्रिन रिसेप्टर मैंने ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन मैं वासाको को यहां से हटा दूं। मान के चलो मैंने वासाको को यहां से हटाकर मैंने यहां पर लिख दिया मोन्टेल्यूकास्ट। तो मोन्टेल्यूकास्ट का भी मोड ऑफ मैकेनिज्म यही रहेगा, यहाँ पे वासाके की जगह क्या आ जाएगा, मोन्टेल्यूकास्ट आ जाएगा। मोन्टेल्यूकास्ट ब्लॉक द ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट, ल्यूकोट्रिन सिस्टीन रिसेप्टर्स, यही सीक्वेंस उसकी भी चलेगी। तो आप यदि इसको याद कर लोगे तो आपको रेस्पिरेटरी मेडिसिन भी याद करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ ऊपर से नाम बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है वासाका इनहिबिट द हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर्स, यहाँ पे मैं लिख दूं लिवोसिट्रिजिन, तो लिवोसिट्रिजिन का एक्शन भी सिमिलर ही रहेगा। इसलिए मैंने क्या किया है, ये जो हमारी वे ऑफ टीचिंग है पढ़ाने का, इसमें सिर्फ मैकेनिज्म सेम रहेगा, ड्रग बदल दी जाएगी, है ना। तो आपको पता होना चाहिए जो वासा का है इसका भी कितना अच्छा रोल होता है। कहीं पर आपको अच्छी क्वालिटी की मिलती है तो आप जरूर पेशेंट को दे, पेशेंट को जल्दी असर आएगा वासाका से। पर ध्यान रखना है हार्ट के पेशेंट को ये वासाका नहीं देनी है। फाइन, समझ आए? यस सर। हाँ, डॉक्टर रवि आप पहली बार आए हैं क्या? डॉक्टर रवि, आ रही है बस? यस सर। हम्म, आप फर्स्ट टाइम आए हैं क्या?